बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ फीड। मैं हूं मुर्तज़ा डार। मुल्क के अंदर सियासी हलचल खासी ज़्यादा है। कहीं विफाक के अंदर और कहीं प्रोविंसेस के अंदर हम देख रहे हैं कि बहुत सारी डेवलपमेंट्स हैं, हो रही हैं। नए इत्तेहाद हो जाना, जम हो जाना जैसी खबरें भी सामने आ रही हैं। और इसी सब असना के अंदर मौजूदा जो पार्टियां हैं और उनके अंदर अरकान हैं, उस समेत जो अब मौजूदा पार्टियों का हिस्सा नहीं हैं और इस वक्त एक्टिव नहीं है, लेकिन उनकी एक बड़ी सेह और एक बड़ा अहम रोल रहा है, ऐसे लोगों के हवाले से भी यकीनी तौर पे बहुत सारी ख़बरें हैं जो गर्दिश कर रही हैं। हमने आज प्रोग्राम के लिए मदऊ किया है, रिक्वेस्ट की है फॉर्मर गवर्नर पंजाब जनाब चौधरी मोहम्मद सरवर साहब से। सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला। सबसे पहले तो सर ये बताइए कि आजकल मसरूफ़ियत क्या है? देखें जी, एंड ऑफ दिसंबर तक तो मेरी सारा फोकस जो था वो सैलाब ज़दगान की मदद था। और माशाल्लाह मुझे बड़ी खुशी है कि हमारी पाकिस्तान डेवलपमेंट नेटवर्क की ऑर्गेनाइजेशन और सरवर फाउंडेशन ने अरबों रुपए का जो है वहाँ पर मदद की है और लाखों राशन पैक्स जो हैं वो लोगों तक पहुँचाए, मेडिकल कैंप्स भी लगाए। और जितना भी मुमकिन था मैं तो फुल टाइम पिछले 6 महीने जो हैं वो सियासत से बाला ताक होकर पूरी मेरी तवज्जो जो थी वो मदद करने में थी। बल्कि इसी हफ्ते भी परसों हमने 2 ट्रक जो हैं, एक सिंध में और एक बलूचिस्तान में, गर्म कपड़े, ब्लैंकेट्स और ख़ासकर बच्चों के लिए क्रिकेट किट्स, जो कि इंग्लिश क्रिकेट टीम ने हमें जो है इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने हमें भेजी थी। और उसमें हमारे ब्रिटिश एयरवेज़ भी हमारे पार्टनर हैं, फुटबॉल पीस हमारा पार्टनर है, तो वो सब मदद कर रहे हैं। तो इसमें ज़्यादा मेरा वक्त जो है उसमें गुजरा। उसके बाद फिर मिराज खालिद साहब, आपको मालूम है कि यहाँ पर एक स्कूल और कॉलेज बना गए थे, तो वो बहुत खस्ता हालत में था। तो वहाँ पर भी सरवर फाउंडेशन जो है स्कूल बना रही है, कॉलेज बना रही है, हॉस्पिटल बना रही है। तो सरवर फाउंडेशन जो है सर, वो फंड्स आप रेजिंग करते हैं या फंड्स आपको ऑटोमेटिकली आ जाते हैं? नहीं, फंड रेजिंग करते हैं। कुछ लोग हमारे काम को खुद दे देते हैं, फिर हमारे फैमिली के लोग जो हैं वो भी इसको सपोर्ट जो है वो करते हैं। माशाल्लाह हमने 106 करोड़ के प्रोजेक्ट्स जो हैं पिछले 2 महीनों 3 महीनों में। तो कोई एरिया ख़ास स्पेसिफिक फ्लड एरिया में कर रहे हैं या दोनों प्रोविंसेस में? हमारा एक तो एक्सटेंशन 100 बेडेड हॉस्पिटल है हमारा रजाना में, उसमें 50 बेड्स ऐड कर रहे हैं क्योंकि तमाम बेड्स फुल हैं। इसी तरीके से चीचा वतनी में हमारा हॉस्पिटल है, उसमें भी 100 बेड्स हैं, 50 बेड्स वहाँ पर ऐड कर रहे हैं। स्कूल हमारा है पीर महल में, वहाँ पर 1000 से ज़्यादा बच्चा है, वहाँ पर भी अब गुंजाइश नहीं रही, तो 20 क्लासरूम वहाँ बिल्ड कर रहे हैं। और फिर बरकी रोड पे मिराज खालिद ने जो इंस्टीट्यूशन बनाया था, तो उसमें हम स्कूल और कॉलेज की इमारत माशाल्लाह एंड मार्च तक मुकम्मल हो जाएगी। फिर अस्पताल, स्कूल, मस्जिद, स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स। यानी जो काम हुकूमत का हिस्सा या सियासत में रहते हुए आप करना चाहते थे, वो शायद अब आप इस तरीके से कर रहे हैं। 2000 से माशाल्लाह सरवर फाउंडेशन जो है पाकिस्तान में और इंटरनेशनल दूसरे मुल्कों में भी लोगों की खिदमत कर रही है। और फिर एज ए गवर्नर भी आपको मालूम है कि हमने कोविड-19 के दौरान माशाल्लाह 15 अरब रुपए से ज़्यादा का चार्टी वर्क जो है हम सब ने मिलकर किया था। और अल्लाह ने गवर्नर हाउस को रहमत का घर बना दिया था। 20 लाख से ज़्यादा लोगों के घरों पे हमने राशन पैक पहुंचाए। फिर तमाम हमारे जो प्रिजनर्स हैं उनके लिए हमने जो है जो चीज़ें ज़रूरत थी, सैनिटाइज़र है, नहाने का साबुन है, कपड़े धोने का साबुन है, मास्क हैं, तो ये सारी चीज़ें 45,000 प्रिजन्स को भी हमने मुहैया की। फिर प्रिजन्स में हमने जो ख़वातीन हैं ख़ासकर उनके लिए हुनरगाह सेंटर जो हैं कैंप किए। प्रिजन में हमने पीने का साफ़ पानी लगाया और माशाल्लाह हम तकरीबन 22 लाख लोगों को डेली पीने का साफ़ पानी मुहैया करते हैं। ठीक है सर, अब ये तो भी आपकी मसरूफ़ियत जिस वक्त है, मुल्की हालात आपके सामने हैं और आपको हमसे ज़्यादा इल्म है। सबसे पहले आपके हवाले से बहुत सारे नाज़रीन जानना चाहते हैं कि कोई थोड़ी सी अगर आप हमें क्लियर पिक्चर दे सकें, इस वक्त आप पीटीआई का हिस्सा हैं या नहीं हैं? कुछ क्लैरिटी? नहीं जी, मैं पीटीआई का हिस्सा नहीं। पीटीआई का हिस्सा नहीं है आप, क्योंकि इससे पहले आप कहते रहे हैं कि मैं न्यूट्रल हूँ। तो न्यूट्रल ही हुआ ना। अगर मैं पीटीआई का हिस्सा नहीं तो इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं न्यूट्रल नहीं। नहीं, कभी आपने तरदीद नहीं की ना कि आपने कहा नहीं, मैंने हमेशा ये कहा है कि मैं अब किसी भी जमात का अब हिस्सा नहीं, लेकिन यकीनी तौर पर मेरी जो पॉलिटिशियंस के साथ, दोस्तों के साथ मुशावरत जो है पिछले 10-15 दिन से जारी है और अभी तक हमने कोई फ़ैसला जो है। मुशावरत की बड़ी खबरें आ रही हैं सर आपकी। जी देखें जी, सियासत में
आप दोस्तों के साथ मुशावरे के साथ ही चलते हैं। पहले मैंने जल्दबाजी में फ़ैसले किए हैं, लेकिन इस दफ़ा ये 2 दफ़ा जल्दबाजी हुई है आपसे, एक दफ़ा नून लीग की दफ़ा, पीटीआई की दफ़ा। जी नहीं, नून वाली तो आप जल्दबाजी नहीं कह सकते, इसलिए तो वो तो एक पर्सनल तल्लक था और उन्होंने मेरे ख्याल में, मैं तो समझता हूँ कि उन्होंने मुझे जो है एक फेवर आप समझ लें कि कोई मेरी नून के लिए कोई कंट्रीब्यूशन तो नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद उनकी मेहरबानी कि उन्होंने मुझे पंजाब का सबसे बड़ा सूबा उसका गवर्नर बनाया। लेकिन बदकिस्मती, लेकिन वो आज भी नाराज़ हैं आपसे, वो कहते हैं कि हमारे मुश्किल वक्त में हमें छोड़ के चले गए। नहीं, मेरे अपने ख्याल में उस वक्त मुश्किल वक्त नहीं था। पनामा वाला सारा मामला चला हुआ था, जो था अपना धरना ख़त्म हो गया था और बिल्कुल पीटीआई जो थी वो बैक फुट पे थी। तो जब वो मुश्किल थे उस वक्त मैंने रिज़ाइन नहीं किया। जब हर चीज़ सेटल हो गई और धरना जो था वो नाकाम हो, लेकिन ठीक है, उनकी नाराज़गी भी बजा है, क्योंकि एक उन्होंने मुझे इज़्ज़त दी और मैं सच्ची बात है कि मैं कोई ज़ाती मफाद के लिए तो नहीं छोड़ा। उनके साथ मेरे बहुत अच्छे तल्क़ात थे, बहुत एक रिस्पेक्ट का उनके साथ रिश्ता था, लेकिन एक ख्वाब थे कि मुल्क का मफाद और मुल्क की गुर्बत को ख़त्म करना, तालीम को करना, 2.5 करोड़ बच्चों को स्कूलों में लाना, यूरोप वाली सियासत इस मुल्क में लाना, पुलिस जो है उसको इंडिपेंडेंट करना। तो ये सारे चीज़ें थी कि गुर्बत हम ख़त्म करेंगे, हम इस मुल्क को कायदे आज़म का पाकिस्तान बनाएंगे। तो वो ख्वाब थे, लेकिन बदकिस्मती से अब मैं कह सकता हूँ कि वो ख्वाब पूरे नहीं हुए। तो फिर पीटीआई की तरफ जब आप आए, हालात ऐसे बन गए, कुछ दोस्तों का मशवरा था, आपका अपना ख्याल था, या नून लीग से नज़रियात बदलने लग गए? वो कौन सी एक वजह हुई? एक वजह तो लाजमी होगी टॉप ऑफ द लिस्ट, जिस वजह से आपने कहा कि लेट्स गो फॉर पीटीआई। देखें जी, एक वजह तो ये थी कि मेरा अपना एक तो जो खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पुलिस रिफॉर्म्स की थी और दुरानी साहब ने माशाल्लाह वहाँ पर पुलिस का जो वक़ार था और पुलिस का जो स्टैंडर्ड था वो किसी सूरत भी उस वक़्त मैं समझता हूँ कि यूरोपियन पुलिस से कम नहीं था। तो एक तो इंसाफ जो है मेरी ज़िंदगी में एक बहुत अहम रोल अदा करता है। मैं समझता हूँ कि इंसाफ जो है हर बंदे का हक़ है, ख़ासकर गरीब लोग जो हैं, जो इंसाफ के लिए बेचारे जुल्म भी उन पे होता है और धक्के भी उनको खाने पड़ते हैं और दर बदर ठोकरें खाते हैं इंसाफ के लिए। तो अगर पुलिस मुल्क की ठीक हो जाए तो इंसाफ तो पुलिस नहीं देना है, उसके बाद ही सारे काम चलने हैं। तो पुलिस रिफॉर्म्स उन्होंने वहाँ पर की थी, वहाँ पर उन्होंने बल्दियात का निज़ाम बहुत मजबूत किया था, उनको एम्पावर भी किया था, उनको इख्तियारात भी दिए थे। तो यही चीज़ें हम चाहते थे कि पंजाब में भी होंगी, लेकिन बदकिस्मती से पंजाब लेकिन जैसा उसके लिए जब आपने पीटीआई ज्वाइन की, ज़रा उससे पहले नून लीग में भी आप एक आइनी होता था जो संभाले हुए थे, फिर आप पीटीआई में आए तो वहाँ पे भी आपको एक आइनी होता था। और ये हम समझते हैं, बल्कि कह भी चुके हैं कि जो पार्टी हेड ज़िम्मेदारी लगाता है उसको ज़रा निभाना एक कारकुन की या एक लीडर की ज़िम्मेदारी होती है। लेकिन इख्तियार तो आपके पास रेजिस्ट करने का या नो कहने का तो मेरा ख्याल है हर शख्स के पास है। आपको लगता नहीं कि आइनी ओहदे की जगह अगर आप पब्लिक के बिल्कुल सामने आ जाते हैं टू सॉर्ट द प्रॉब्लम्स आउट, जिस तरह आपने शुरू में बताया, जिस तरह आप फंड रेजिंग करके अपनी सारी चला रहे हैं कैंपेन, अगर आप पॉलिटिकली करते तो वो ज़्यादा फ्रूटफुल होता, रिजल्ट्स देता? ये बात आपकी दुरुस्त है, ये मतलब मैं भी ये समझता हूँ। और दूसरा ये भी है कि मैं तो सेनेट ऑफ पाकिस्तान का मेंबर था जी जी, और वहाँ पे अपना बहुत एक अहम रोल जो है वो मैं अदा कर सकता था। लेकिन पार्टी का फैसला था कि भाई आप पंजाब में वी नीड सेफ पेयर ऑफ हैंड, आप पंजाब को बेहतर जानते हैं और वहाँ एक रेजिस्ट नहीं किया आपने जब वो कह रहे थे जिम्मेदारी लें? कहा मैंने कहा पहले कि सर मुझे ना भेजें आप, लेकिन पार्टी में शाह महमूद कुरैशी साहब और सारे दोस्तों की ये राय थी, तो फिर आप पार्टी की राय जो है उसको। लेकिन शाह साहब के साथ जो जितना मैंने स्टडी किया, शाह साहब के साथ आपका ताल्लुक मेरा ख्याल है बाद में शायद ज़्यादा इस्टेब्लिश हुआ। तरीन साहब के साथ आपके रिलेशंस या वर्किंग इक्वेशन जो है, मैं आपको बताऊं जी, एक पार्टी में ये ट्रेजेडी है कि आप जब भी किसी नई पार्टी में जाते हैं तो आपको उसके अंदरूनी मामलात का पता नहीं होता। करेक्ट। तो आप इनोसेंट मिस्टेक्स जो हैं वो करते हैं। तो मुझे नहीं पता था कि पार्टी के अंदर इतनी डीप डिविजन्स हैं। यानी कि कोई फ़र्क नहीं रहा पीटीआई की पॉलिसी में और बाकी जमातों की पॉलिसी में पार्टी इलेक्शन वाले मामले? पार्टी इलेक्शन में तो कोई फ़र्क नहीं, किसी पार्टी में कोई इलेक्शन नहीं हुआ कभी भी। मैं तो 7 साल से 2015 जनवरी में पार्टी में आया था,
तो मैंने तो नहीं देखा कि किसी किस्म का भी जो है वहाँ पर कोई पार्टी में जमहूरियत है या पार्टी के इलेक्शन होते हैं। चलें पीटीआई की जमहूरियत के बारे में बात करते हैं। एक ब्रेक का नाज़रीन कहा जा रहा है, एक ब्रेक की जाने बढ़ते हैं, वापस आते हैं और गुफ्तगू यहीं से जारी रखते हैं। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। प्रोग्राम में गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। हमारे साथ साबिक गवर्नर जनाब चौधरी मोहम्मद सरवर साहब मौजूद हैं। अच्छा सर, एम्बेजलमेंट्स बहुत सारी थी, जो वादे किए थे वो पूरे नहीं हुए। बतौर गवर्नर आपको ज़्यादा फैसिलिटेट हेल्प आउट नून लीग ने किया या पीटीआई ने किया? देखो जी, नून का इसलिए मेरे लिए डिस्टर्बेंस नहीं थी कि मैं तो कोई अवाम से वादा करके नहीं आया था। तो ना मैंने नून के लिए जलसे किए थे, जुलूस निकाले थे, ना नून के लिए मैंने अपना कोई मैनिफेस्टो लोगों को दिया था कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। वो तो वादे उन्होंने पॉलिटिकल गवर्नमेंट किए थे। लेकिन मैं तो जब मैं पीटीआई का था तो मैंने तो कैंपेन की थी इन सारी चीज़ों की। तो जब ये चीज़ें, मैं मिसाल देता हूँ आपको, एक तो लोग कंपैरिजन करते थे मेरे साथ आके, मुझसे सवाल पूछते थे कि भाई आप बताएं कि कंपैरिजन करें आप उस्मान बुज़ार का और शहबाज शरीफ का, उनकी डिलीवरी का। तो मैं क्या कहता, खामोशी थी। और पीटीआई के लोग आके कहते थे कि यार ये क्या हमारा, तो ये तो उससे हम 6 दिन आपने एक इस्तीफ़ा भी सीएम साहब का होल्ड रखा था, वो भी इल्ज़ाम लगता है आप पे। जी, उसकी भी मैं आपको जवाब देता हूँ। वो पता नहीं, मैंने बड़ा क्लियर किया है, वो अभी तक मेरी जान नहीं छोड़ रहा है इशू वो मैं अभी उस पर भी तफसील से आपको बताता हूँ। तो फिर जो किक बैक थी, मैं आज भी आपको कहता हूँ कि जो सड़कें, पुल, रिपेयर जो शहबाज शरीफ ने करवाई है, मेट्रो बनाई है अपनी, जो है मुल्तान मेट्रो बनाई है, रावलपिंडी मेट्रो बनाई है, तो आप देख लें वहाँ पर कितना खर्च हुआ है, किसने कितना कमीशन खाया है। मेरे ख्याल में वो पैसे जो है वैल्यू फॉर मनी वो चीज़ें बनी हैं। तो अब सूरत हाल ये है कि दिन ब दिन पाकिस्तान हम बदतरी की तरफ जा रहे हैं। पहले किकबैक 10% होती थी, फिर 20, 30, 40 और नए पाकिस्तान में 50% पहुंच गई। तो ये चीज़ें जो हैं, इसमें मैं आपको सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ। जी सर। 800 अरब रुपया बजट है, 800 अरब रुपया साल का प्रोविंशियल गवर्नमेंट का। भाई एनएफसी और 18वीं तरमीम के बाद मरकज़ के पास तो है ही कुछ नहीं। मरकज़ तो कर्ज़ों लेके सूद अदा कर दे, तो मरकज़ के पास क्या पैसा है? पैसे सूबों के पास हैं। समझ गए। और सूबे, मैं आपको कहता हूँ, अगर 800 अरब रुपया ईमानदारी से हर साल खर्च किया जाता तो आज पंजाब में हर जगह गंदगी पड़ी है, हर जगह पानी गंदा खड़ा है, हर जगह सड़कें टूटी फूटी पड़ी हैं, कोई जो है इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं हुआ। जब ये आप देख रहे थे तब आपने क्यों नहीं शोर डाला? आप अपने जो इश्यूज हैं उसको पब्लिक में तो नहीं लेके आते। लेकिन 1 दफ़ा 2 दफ़ा 10 दफ़ा 20 दफ़ा मैं समझ, एवरीबॉडी नोज। लेकिन आपने फिर इस्तीफा भी नहीं दिया। मीडिया के लोग भी, मैं आपको बताता हूँ, मेरा ख्याल है कि मेरी जो पोजीशन थी वो तकरीबन कॉमन नॉलेज था पार्टी के अंदर भी हर तरफ कि मैं जो है मुतमिन नहीं। और फिर मैं कम अज़ कम मैंने 4-5 दफ़ा जो है वो सुलह सफाई के साथ मैंने कहा कि सर मुझे कोई और जॉब दे दें। मैं 2021 में जून जुलाई में शाह महमूद कुरैशी साहब के पास गया। मैंने कहा सर मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ, वो मैं अपनी आंखों के सामने जो चीज़ें देख रहा हूँ मुझे बड़ी तकलीफ़ होती है कि मैं जब कंपैरिजन करता हूँ और मैं, तो मुझे आप प्लीज़ आप ऐसे करें कि अगले साल सेनेट के इलेक्शन होने वाले हैं तो आप मुझे वापस सेनेट दे दें, तो मुझे इस पर सपोर्ट करें। लेकिन नहीं मानी गई मेरी बात, मतलब मुझे सेनेट जो है वो नहीं दी गई। तो बस बहरहाल मैं कहना ये चाहता हूँ कि गुड गवर्नेंस बदकिस्मती से हम नहीं दे सर, नहीं दे सके, आपकी बात मान ली, लेकिन इसका रिज़ल्ट हमें वोट की सूरत में क्यों नज़र नहीं आ रहा? पंजाब में आप जानते हैं ज़मीनी इंतखाबात हुए, पीटीआई ने जो झंडे गाड़े उसका जिक्र तो नून लीग भी आज कर रही है। जी, मैं आपको बताता हूँ उसकी वजह। लेट्स से कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ना आता, ठीक है, आपको मालूम है और मेरा ख्याल सारी पार्टी की सीनियर लीडरशिप तस्लीम करती है कि हम पॉलिटिकली ख़त्म हो गए थे, कोई हमें, और सारे बाई इलेक्शन जो हैं हम बुरी तरीके से हार रहे थे। ये तो कोई इसमें 11 के करीब हारे थे 17 में से, शक नहीं है ना इसमें। और उसके बाद क्या हुआ, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आ गया।
तो अब बदकिस्मती की बात यह है कि नून की गवर्नेंस जो थी 2013 से 18 तक, हमारी गवर्नेंस उसके मुकाबले में नहीं थी, नून की ज़्यादा अच्छी थी, नून की बेहतर थी। अब जो गवर्नेंस आई है वो पीटीआई से भी ठीक नहीं है। अच्छा, वो मसाइल जो हैं, जो लोगों के चैलेंजेस हैं, उनको हल नहीं कर सके हैं। आप देख लें कि एयरपोर्ट पे और अपने सारी सी पोर्ट्स पे सारा जो है वो पड़े हैं, क्या नाम है, लेकिन सर ये तो फेडरल मामला है ना, मतलब फैक्ट्रीज बंद हो गई हैं। तो लोग जो हैं वो समझते हैं कि भाई हम तो आए थे कि ये बेटर करेंगे, तो ये तो बेटर भी नहीं हो रहा। और उसमें बहुत सी चीज़ें जो हैं, मुआशी हालात ऐसे हैं, इंटरनेशनल हालात हैं, लेकिन आवाम को इससे गर्ज नहीं है कि मुआशी हालात दुनिया के क्या हैं, महंगाई दुनिया में क्या हो गई है, यूक्रेन और रशिया की जंग हो रही है, कोविड के बाद के इफ़ेक्ट्स हैं। आवाम देख रहे हैं कि हमें महंगाई हो गई है, हमें 2 वक्त की रोटी जो है वो नहीं मिल रही है। अपना इवन मिडिल क्लासेस जो है वो बड़ा मुश्किल फ़ील कर रही हैं, अपने बिजली के बिल देना, अपने बच्चों की फ़ीसें अदा करना। तो ये सारी जो मुश्किलात हैं, जो सारा नज़ला है, वो ज़ाहिर है कि अब पीडीएम पे पड़ा है। और दूसरा, मैं ये भी समझता हूँ कि वो फ़ैसले करने में ताख़ीर कर रहे हैं, और तारीख़ीर इस वास्ते हो रही है कि 13 जमातों का इत्तेहाद है, उन सबको राज़ी करना, एक प्लेटफॉर्म बुलाना, इटसेल्फ इज़ ए फुल टाइम जॉब। पीपल्स पार्टी का सर क्या फ्यूचर देख रहे हैं आप पंजाब में? देखें जी, इस वक्त जो मुझे लग रहा है आपको कोई जिम्मेदारी मिलने वाली है बड़ी। देखें, नहीं ऐसी खबरें आ रही हैं, गिलानी साहब से मुलाकातें भी आपकी, मखदूम साहब से मुलाकातें आप। मीटिंग तो मेरी सबसे होती रहती हैं, नून के लोगों से भी होती हैं, पीपल्स पार्टी के लोगों से होती हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अब जो रिज़ल्ट आए हैं हैदराबाद में और कराची में, ये अपना पीपल्स पार्टी के लिए पॉजिटिव हैं। और मैं समझता हूँ कि मुराद शाह जो है, आई लाइक हिम, आई थिंक ही इज़ अ गुड डूइंग गुड जॉब। तो लोग जब अगर किसी को आप तारीफ़ कर दें, मैं कहता हूँ कि जो अच्छा काम करता है उसको कहना चाहिए। लेट्स से कि पीटीआई ने कोविड-19 जो है, मैं समझता हूँ कि बड़े बेहतरीन तरीके से उसको हैंडल किया है, जिस तरीके से हमारे मतलब दुनिया सबसे पंजाब में पीपल्स पार्टी की जिम्मेदारी ले रहे हैं आपके? नहीं, तो मैं ज़रा बात 2-3 बातें हैं, क्वेश्चन में खत्म दूँ, फिर उसकी तरफ मैं हर सवाल का जवाब दूंगा। तो वो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं दोबारा पीटीआई में जा रहा हूँ। तो अगर मैं ये कहता हूँ कि बिलावल भुट्टो ने एज ए फॉरेन मिनिस्टर, क्योंकि मुझसे ज़्यादा कोई नहीं जानता, मेरे तलकात जो हैं अमेरिका में भी हैं, वहाँ के लोकल पॉलिटिशियन से भी हैं, वहाँ के सेनेटर से भी हैं, वहाँ के कांग्रेसमैन से भी हैं, वहाँ के गवर्नर से भी हैं। और इसका आप देख लें कि माशाल्लाह मैं 18 महीने पहले गया था उधर कैलिफोर्निया, और वहाँ पर मैं गवर्नर को मिला, डिप्टी गवर्नर को मिला, स्पीकर को मिला, मिनिस्टर्स को मिला। तो माशाल्लाह हमने वहाँ पर रेजोल्यूशन मूव किया, और अब पंजाब जो है वो कैलिफोर्निया का सिस्टर प्रोविंस बन गया है, जिससे पाकिस्तान पंजाब को माशाल्लाह एग्रीकल्चर में, टेक्नोलॉजी में, पानी में और ख़ासकर एग्रीकल्चर में बहुत उससे बेनिफिट जो है होगा। इसी तरीके से जीएसपी प्लस जो है 2013-14 में लेके आया, फिर 4 जो उनके रिव्यू हुए हैं उसमें मदद की, और अब भी मैं वहाँ पर, अब भी हमारे लोग वहाँ पर लॉबी कर रहे हैं कि अगले 10 साल भी पाकिस्तान को जीएसपी प्लस दिया जाए। तो ये सारे मेरे तलकात हैं। लेकिन एक बात अगर ये मैं कहता हूँ कि एज ए फॉरेन मिनिस्टर बिलावल हैज़ डन ए डैम गुड जॉब, तो वो कहते हैं मैं पीपल्स पार्टी में जा रहा हूँ। मैं तो अपना व्यू तो देने का हक है ना मेरा। मैं ओवरऑल बात नहीं, वो बिल्कुल दे सकते हैं आप, लेकिन मैं अदर दैन दैट बात कर रहा हूँ जो हम तक इन्फॉर्मेशन आ रही है। गिलानी साहब की मुलाकातें हो रही हैं, अब जाहिर है कहीं से तो चिंगारी है तो धुआं। मैं आपको कहता हूँ कि मुलाकातें ज़रूर हो रही हैं, लेकिन अभी तक मैंने कोई फैसला जो है, ऑफर है आपके पास पीपल्स पार्टी जी बिल्कुल 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 पीपल्स पार्टी, नून लीग के पीपल्स पार्टी। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब मैंने 2015 जनवरी में रिज़ाइन किया था, तो अभी हेडलाइन चली थी अपनी कि गवर्नर पंजाब का इस्तीफ़ा देने का फ़ैसला। तो 10 मिनट बाद जरदारी साहब का मुझे फ़ोन आ गया था। अच्छा, कि आप पार्टी में, इसलिए कि देखिए इस्तीफ़ा देने जब खबर चली थी 10 मिनट बाद फ़ोन आ गया कि आप पीपल्स पार्टी में। अच्छा, तो अब भी जब मैं किया है, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसके फ़ौरन बाद जरदारी साहब ने फ़ोन किया है। अच्छा, तो उन्होंने अप्रिशिएट किया कि जीएसपी प्लस के लिए, और उन्होंने बड़े काइंड वर्ड्स कहे, जिसको मैं, अगर मेरे बारे में कोई अच्छी बात करेगा तो मैं तो अप्रिशिएट तो करूँगा।
तो हाँ जी, उन्होंने कहा कि जी आपने GSP प्लस में और बड़े पैट्रियाटिक पाकिस्तानी हैं। और दूसरा ये भी है कि बहुत कम लोगों को मालूम है पाकिस्तान में कि जब बीबी एग्ज़ाइल में थी तो मैं बहुत ज़्यादा आमरीत के ख़िलाफ़ उस जद्दोजहद में बेनज़ीर साहबा के शाना बशाना जद्दोजहद की थी, यूरोप में, बरतानिया में, अमेरिका में। तो उस वक़्त से मेरे पार्टी के लोगों के साथ बहुत गहरे जो हैं वो मुरासम है। सर ये तो नहीं होगा कि पीपल्स पार्टी वाला फ़ैसला अगर आप उनके साथ जॉइन हैंड्स करते हैं तो एक मरतबा फिर गलत साबित होगा, जिस तरह नून लीग या PTI के साथ हुआ? अंडरस्टैंडिंग मैं ज़रा जानना चाह रहा हूँ। आप बिल्कुल बड़ी अच्छी बात कर रहे हैं, तो इसलिए मैं फ़ैसले में जल्दबाजी नहीं कर रहा हैं, लेकिन कर सकते हैं फ़ैसला ये कि बार बार गलतियां जो हैं कितनी आप दोहराएंगे। सवाल वो एक ही है कि लेकिन एक बात आप कहेंगे कि मैं किसी पार्टी के साथ हवा देख के नहीं गया। मैं ये नहीं देखता कि आंधी इस तरफ चल रही है तो मैं उसी तरफ दौड़ना। हालांकि हवा भी PTI की उस वक़्त जो था, अभी PTI की है ना हवा? उस वक़्त मैं मेरी बात सुन लें, उस वक़्त दूर दूर तक नज़र नहीं आता था कि नवाज शरीफ हुकूमत जो है वो ख़त्म हो सकती है। जब धरना नाकाम हुआ है तो उसके बाद दूर दूर तक जिन लोगों से मेरी बात होती थी कहते बिल्कुल ज़िंदगी में नहीं PTI ने आना, आपने बड़ी गलती की है। लेकिन हवा का रुख उस वक़्त PTI की तरफ नहीं था, बाद में बन गया, अलग बात है उसमें भी। लेकिन PTI स्ट्रॉन्ग फुट होल्ड तो अपना रख रही थी सर वहाँ पे। उस वक्त क्या था, 30 सीटें थी पूरी पंजाब असेंबली में उनकी तकरीबन। दैट्स व्हाट इट वाज आउट ऑफ 297। ठीक है नहीं, दैट्स व्हाट, बल्कि 342 में इतनी थी, 186 चाहिए ना, 332 या समथिंग। ठीक है जी। तो उस वक्त ऐसी बात नहीं थी, लेकिन मैं समझता था, बिलीव करता था कि PTI जो है नया पाकिस्तान बनाएगी, यहाँ पर हम डेवोल्यूशन ऑफ पावर करेंगे। और पार्टी को सबसे प्यारा मेरा पैशन जो है ना, वो मैं एक पार्टी, ऐसी पार्टी देखना चाहता हूँ जिस तरह मुझे मज़ा आता था। नेशनल कॉन्फ्रेंस हो रही है, पूरे हर कंस्टिट्यूंसी से डेलीगेट्स आ रहे हैं, वहाँ पे एजुकेशन पे डिबेट हो रही है, हेल्थ पे डिबेट हो रही है, रूल ऑफ लॉ पे डिबेट हो रही है, फॉरेन पॉलिसी पे डिबेट हो रही है, पुलिस रिफॉर्म्स पे डिबेट हो रही है। तो मैं ये चाहता हूँ कि पाकिस्तान में भी तमाम पार्टियों की एक नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, तमाम पार्टियों की प्रोविंशियल कॉन्फ्रेंस हो, वहाँ पर पॉलिसी जो हैं उन पे डिस्कशन हो, जो पार्टियाँ अपोजिशन में हैं उनकी शैडो कैबिनेट हो। तो लेकिन ये ख्वाब है, लेकिन अल्लाह शायद पूरा कर दे। पीपल्स पार्टी का प्लेटफॉर्म आपको लगता है कि ऐसा प्लेटफॉर्म है कि वो मुल्क की तरक्की में बड़ा इंटेग्रल पार्ट आने वाले वक्त में प्ले करेगा? देखें जी, पॉसिबिलिटी रिफॉर्म की देखें ना, आज कीपिंग देयर हिस्ट्री इन मैं माइंड। आपको इस वक्त हालात ये हैं कि सिंध में पीपल्स पार्टी जो है मजबूत है, डेफिनेटली विल बी द लार्जेस्ट पार्टी आफ्टर द नेक्स्ट इलेक्शन। और उन्होंने बलूचिस्तान में भी इन रोड्स बनाए हैं, और बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन साउथ पंजाब में भी उनकी रूट्स जो हैं मौजूद हैं। लेकिन सेंट्रल पंजाब की 100 से ज़्यादा सीटें हैं, यहाँ पर सिर्फ उनका एक MNA है राजा परवेज़ अशरफ साहब, और एक MPA है हसन मुर्तज़ा साहब। तो दिस इज़ ए माउंटेन टू क्लाइंब। बहुत बड़ी मेहनत और कोशिश और स्ट्रगल की ज़रूरत है, पार्टी को नए सिरे से एक्टिव करने की ज़रूरत है। और यहाँ पर इसको जो है मैं समझता हूँ कि न्यू काइंड ऑफ पॉलिटिक्स अगर पीपल्स पार्टी यहाँ पर करे तो आई हैव नो डाउट कि दे कैन कम बैक, नॉट इन दिस इलेक्शन, माइट बी। बिल्कुल ठीक है नाज़रीन, एक ब्रेक है, उसका कहा जा रहा है, ब्रेक की जाने बढ़ते हैं, वापस आते हैं, गुफ्तगू को यहीं से जारी रखते हैं। टेक अप। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन, हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं फॉर्मर गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर साहब। सर, बात हम कर रहे थे मुल्क की सियासत की और प्रोविंसेस के लेवल की। आपने हमें क्लियरली तो बताया नहीं कि आप पीपल्स पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। नहीं, मैं तो चौधरी शुजात से भी 2 दफ़ा मिला हूँ, और बहुत मेरे वो फेवरेट, जब मैं PTI में था उस वक्त भी मैं उनकी हमेशा इज़्ज़त की निगाह से देखता हूँ। बहुत आज एक बड़ी खबर आई है, काफ लीग के जो चौधरी परवेज़ लाई साहब का, अगर कैंप में कहूँ, उसका PTI में जम हो जाना, कैसा देख रहे हैं आप इसको? देखें जी, ये तो परवेज़ लाई साहब का और उनकी पार्टी का
फ़ैसला है। तो मैं तो पॉलिटिक्स में कभी भी सबको विश वेल करता हूँ। अल्लाह करे कि उनकी जो है उनके लिए और उनकी फैमिली के लिए पीटीए में जाना जो है, लेकिन मैं समझता हूँ कि बहुत मुश्किल फ़ैसला वो कर रहे हैं। अच्छा, एंड आई विश देम वेल। यानी कि चांसेस हैं कि वो मुश्किल जल्दी में पड़ जाएंगे? नहीं, मैं ये तो नहीं कह तो रहे आप। विशेष कर रहा हूँ भाई, मैं तो ये कहा कि मुश्किल फ़ैसला कर रहे हैं एंड आई विश देम वेल। अच्छा, जो आपने सवाल किया उसका जवाब प्लीज़ ले लें। जी प्लीज़। क्योंकि ये मैं जहाँ जाता हूँ, जहाँ बैठता हूँ, मुझे किसी कैफ़े में जाता हूँ तो सबसे पहला सवाल मुझे यही करते हैं कि चौ साहब एक की किया तुसी 2 हफ्ते इस्तीफा लैके जेब च फिरदे रहे हो। बताएं सर, हैं? क्या कहानी क्या थी कमाल। सर? मतलब मैं बता के पता नहीं लोग आपके जितना आपने टेलीविजन बताया, चैनल को जो सुनकर जितना हम समझ पाए वो ये कि आप तक रिटर्न नहीं पहुंचा इस्तीफ़ा। जब आप तक रिटर्न पहुंचा तो उसके बाद जो प्रोसेस है उसको फॉलो नहीं किया गया। नहीं, मैं आपको बताता हूँ। देखें, बात यह है कि इस्तीफ़ा जो है बुज़दार साहब को मुझे देना चाहिए था, लेकिन उन्होंने 2 PM की इमरान खान किया। उन्होंने इमरान खान को, मुझे नहीं दिया। मुझे अगर देते तो मैं उसको कहता कि भाई चलो इसको ठीक करके मेरे पास ले आओ। इस्तीफ़ा जो था वो प्राइम मिनिस्टर और बनी मिनिस्टर या बनी गाला हाउस में था। भाई मेरे पास नहीं था। मेरे पास ये इस्तीफ़ा 31 मार्च 2022 को आया है और 1 अप्रैल को मैंने वो इस्तीफ़ा जो है एक्सेप्ट कर लिया है। अच्छा। और फिर 2 अप्रैल को मैंने असम्बली का इजलास कॉल कर लिया है। उसमें इख्तलाफ ज़रूर था कि मैं ये समझता था कि देखें इस्तीफ़ा अभी मंजूर हुआ है, ये इस्तीफ़ा लॉ सेक्रेटरी के पास जाना है, लॉ सेक्रेटरी ने फिर चीफ़ सेक्रेटरी को भेजना है और चीफ़ सेक्रेटरी ने नोटिफिकेशन करनी है कि अब ये इस्तीफ़ा मंजूर कर लिया। उसके बाद फिर दूसरी समरी तैयार होनी है जिसमें पार्लियामेंट का इजलास बुलाया जाना है। तो मैंने कहा ये प्रोसेस जो है जल्दी हम कंप्लीट कर लेंगे। और दूसरा, मैं ज़हनी तौर पे मैं ये समझता हूँ, चाहे मैं ये काम नून करे, चाहे पीपल्स पार्टी करे, चाहे पीटीआई करे, मैं समझता हूँ कि अगर आप एक अहम पोस्ट जो है उसकी सिलेक्शन कर रहे हैं, इलेक्शन कर रहे हैं चीफ मिनिस्टर का, तो एमपीएस जो हैं वो डिज़र्व करते हैं कि उनको कम से कम 5 दिन का 7 दिन का नोटिस दिया जाए, ताकि अगर वो मुल्क से बाहर हैं, कोई किसी जगह पे उसकी एंगेजमेंट है, तो आप कम से कम इस अहम अजलास में वो शिरकत कर सकें। तो ये मेरी एक सोच है और मैं समझता हूँ कि रात को 10 बजे 11 बजे अनाउंस करना कि कल 11 बजे है, मैं अखलाकी तौर पे मैं समझता हूँ कि ये दुरुस्त नहीं है। गवर्नर साहब ने अब जो किया है, बलीगो रहमान साहब ने, उन्होंने मेरे ख्याल 72 आवर्स दिए हैं, लेकिन आप देख लें कि जजेस ने भी कहा कि नहीं, टाइम ज़्यादा देना चाहिए। मतलब अब जो मैं उस वक़्त आर्गू करता था, ये बात अब सारी पार्टियां तस्लीम करती हैं कि कभी भी वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेना है या वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस करना है या चीफ मिनिस्टर का इलेक्शन है, उसके लिए असम्बली के नोटिस देना जो है वो बहुत ज़रूरी है। बस वो मेरी बात थी कि ज़रा नोटिस जो है इसमें 2 दिन का या 3 दिन का दे दें। अच्छा सर, ये फरमाएं कि इमरान खान साहब जबकि ज़ाहिर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ है और वो अपने मनसब से हट गए हैं और अपनी कैंपेन जारी रखे हुए हैं, खासे वोकल वो हो चुके हैं। जनरल बाजवा के हवाले से उन्होंने बहुत खुल्लम खुला बातें की, इल्ज़ामात भी उन्होंने लगाए और वो कहते हैं जी मेरे पास बहुत सारी चीज़ों के सबूत भी मौजूद हैं। बतौर आर्मी चीफ़ और उन पे लगे इल्ज़ामात जो आपके फॉर्मर लीडर इमरान खान साहब, उनके फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ने लगाए कि उन्होंने पॉलिटिकल इंजीनियरिंग में बड़ा रोल प्ले किया और इनको सपोर्ट किया जो इस वक्त हुकूमत वफाक में बैठे हैं, क्या देखते हैं, कैसे देखते हैं आप इस? देखिए जी, असल बात यह है कि एज ए प्राइम मिनिस्टर हो सकता है कि जो इमरान खान साहब के पास इंफॉर्मेशन है, मेरे पास वो इंफॉर्मेशन ना हो, तो इसलिए मैं इस पर कमेंट जो है नहीं कर सकता। लेकिन मैं एक बात पे ज़रूर कमेंट कर सकता हूँ कि ड्यूरिंग माई टाइम एज ए गवर्नर, जब भी हमारी कोर कमेटी की मीटिंग होती थी या दूसरी मीटिंग में होती थी या प्राइवेट मीटिंग्स में होती थी, तो मैंने तो हमेशा खान साहब को, बाजवा की हमेशा बहुत ज़्यादा तारीफ़ करते देखा। वो हमेशा कहते थे कि जब हमारे सऊदी के साथ तल्कात ख़राब होते हैं या हमें पैसे की ज़रूरत होती है तो बाजवा साहब और इस्टेब्लिशमेंट हमें बहुत मदद करती है और हम उसको अप्रिशिएट करते हैं। तो मैं तो समझता था कि बहुत गहरे जो हैं ताल्लुकात हैं इस्टेब्लिशमेंट के। लेकिन बाद में जो ताल्लुकात में तलखी आई है, वो मेरे ख़्याल में उस वक्त आई है जब DGISI का अपॉइंटमेंट हुई है, तो उसमें ताख़ीर और उसमें गलतफहमियाँ जो हैं वो
जन्म लिया। लेकिन पार्टी के अक्सर लीडर उस वक्त भी खान साहब से ये कहते थे कि हमारे सूट नहीं करता, इस्टेब्लिशमेंट ने हमें मदद करती है और अगर वो न्यूट्रल हो गए तो हमारे लिए मुश्किलात बढ़ जाएंगी, और इसको हमेशा खान साहब इंडोर्स करते थे। लेकिन फिर मुझे नहीं पता कि क्या गलतफहमियाँ हुई, क्या हुआ, क्यों हुआ और कैसे ये ताल्लुकात इस नहज तक पहुँचे कि जिस तरीके से अब खान साहब बाजवा साहब पे अटैक कर रहे हैं। मौजूदा जो मिलिट्री की लीडरशिप है नई, जनरल नासिम साहब अब मुल्क की कमान संभाले हुए आर्मी की, कैसा उनको देखते हैं आप बतौर सिपह सालार? देखें जी, मैं तो समझता हूँ कि वो सोल्जर है और जो मेरे पास फीडबैक है, ही इज़ ऑनेस्ट पर्सन और उसकी जो है सियासत में वो दखल जो है वो नहीं देना चाहते। और इसका एक सबूत मैं ये समझता हूँ कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जो हुआ है, अगर एस्टेब्लिशमेंट ना चाहती तो कैसे हो सकता? मेरे जैसा बंदा जिसका कोई, मैं एस्टेब्लिशमेंट नहीं हूँ, मेरे भी 4, 5, 6 MP से तलकात ऐसे हैं कि वो मेरे खातर वो अपना रिज़ाइन भी करने के लिए शायद तैयार हो जाए। अच्छा, तो क्या ख्याल है कि वो नहीं कर सकते थे? अगर अब वो करते तो मैं समझता हूँ कि आर्मी ने, एस्टेब्लिशमेंट ने पंजाब में कोई रोल मेरे नहीं ख्याल में अदा किया। अभी पहले वैसे रोल प्ले करते थे? नहीं, पहले मुझे ये बता खुद दें खुद कि वो कहते थे कि हम ए-पॉलिटिकल अब हो गए हैं। आपको जनरल बाजवा ने कहा था, तो इससे पहले वो रोल अब अदा तो करते थे भाई ना? खुद तस्लीम कर रहे हैं कि हमने किया। नहीं, आपने अपनी आंखों से देखा, आपको नजर आया मुख्तलिफ मौक़ों पे कि जी ये रोल प्ले कर रहे हैं? बस जी, बहरहाल दे वर सिंपैथेटिक विद PTI। ओवर सिंपैथेटिक? ये सिंपैथेटिक कह लें या ओवर कह लें या इसमें और भी लफ्ज़ ऐड कर लें तो मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा चले सर, ये बताएं PTI वाले अगर आज आ जाएं आपके पास और कहें तरीन साहब आ जाएं आपके पास, अलीम साहब आ जाएं और वो कहें कि एक रास्ता ये है कि वापस PTI चलते हैं, दूसरा रास्ता है कि यार मिल मिला के कोई अपनी पार्टी बनाते हैं, खबरें भी ऐसी वैसे गर्दिश कर रही हैं, रास्ता कौन सा बेहतर है? देखिए, पहली बात तो यह है कि इलेक्शन के दौरान तो पार्टियाँ नहीं बनती। इलेक्शन अब आ गया है, अगर तो 6 महीने बाद इलेक्शन होता तो ये सारी चीज़ें, हर चीज़ कोई, क्योंकि पॉलिटिक्स में कोई चीज़ भी आप रूल आउट तो नहीं करते। हुकूमत तो कह रही है अभी अपने वक्त पे होगा इलेक्शन, आप कह रहे हैं कि अब इलेक्शन वक्त पे नहीं हो रहा। नहीं, देखें, हुकूमत की पहले बातें तो कोई साबित, वो तो ये भी कहते थे कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, मैं भी समझता कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जो है नहीं हो सकता। अच्छा, ठीक है जी, तो मैं इसलिए मैं समझता था कि परवेज़ इलाही साहब जो हैं वो नहीं चाहते कि असम्बली जो है वो डिज़ाल्व हो, लेकिन वो हो गया। तो अब मैं समझता हूँ कि कोई आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि क्या होने, लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहूँगा कि जिस तरफ हम चल निकले हैं ना, देखें हमारा मुल्क कहाँ से कहाँ पहुँच गया है। हमारे जो रिज़र्व्स हैं स्टेट बैंक के $5 बिलियन से कम है। करेक्ट, 4.5 हो गया। हमारी इंपोर्ट $80 बिलियन तक पहुँच गई थी, हमारी एक्सपोर्ट $30 बिलियन है। $50 बिलियन का डेफिसिट है। अगर $30 बिलियन ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को निकाल भी दें तो ये $20 बिलियन डेफिसिट कहाँ से आना पाए। फिर उसके बाद आप देख लें कि हमारा गैस का जो सर्कुलर डेट है वो 1500 अरब रुपया है। हमारा ये जो लेस्को हैं, फेस्को हैं, जपको हैं, फलां हैं, ये हमारा सारा जो है सर्कुलर डेट इनका इलेक्ट्रिसिटी का हमारा 3000 अरब तक पहुंच गया है। हमारा स्टील का जो डेट है वो तकरीबन 400 अरब रुपया है। हमारी रेलवे घाटे में है, हमारी PIA घाटे में है। ओ भाई, पैसे कहाँ से आएंगे? कब तक आप मांग के गुजारा करेंगे? तो ये सारे फैसले अब हमें करने पड़ेंगे, वरना हम तबाही की तरफ जो है वो जा रहे हैं। आखिरी सवाल आपसे, आपकी माशाल्लाह सियासत बरतानिया में बहुत ज़्यादा है, इंटरनेशनल एक्सपोजर आपका हैज़ नो मैच। पाकिस्तान में आपने तरह तरह के लोगों के साथ डील किया, यहाँ पे गवर्न किया। ये बताएं, इस मुल्क में एक पार्टी कहती है हम भी ठीक हैं, दूसरी कहती है हम भी ठीक है, तीसरी कहती है हम भी ठीक है, सियासतदान सारे कहते हैं हम ठीक हैं। फ़ौज की तरफ देखें तो वो कहते हैं कि हम मजबूर थे इसलिए हमने मुल्क को चलाया। अवाम अब किसके हाथ पे अपनी मसले मसाइल का जो है ना वो तलाश करे? जिम्मेदारी किसके हाथ पे तलाश करे? सियासतदानों के करे, फ़ौज के, किसके करे? और कहाँ जाए? मैं आपको बताऊँ कि पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान ये वाहिद मुल्क है दुनिया का जिसमें तमाम पार्टियाँ इक़्तिदार में हैं और तमाम पार्टियाँ इक़्तिदार के मज़े ले रहे हैं। और मुल्क के हालात में है कि हम डूब गए हैं, लेकिन करप्शन
इस मुल्क से नहीं जा रही है। और ये सियासी लड़ाइयाँ जो हैं सियासतदानों की, इस सियासत ने इस मुल्क को डुबो दिया है और कोई होश के नाखन लेने के लिए तैयार नहीं है, आपस में बैठने के लिए तैयार नहीं है। और एक बात मैं आपसे कहता हूँ, कोई पार्टी, मैंने तमाम पार्टियों को देखा, कोई पार्टी ये क्लेम नहीं कर सकती कि वो सारे उस पार्टी में सेंट हैं, वो सारे उस पार्टी में ईमानदार हैं। हर पार्टी में अच्छे लोग भी हैं, हर पार्टी में बुरे लोग भी हैं, हर पार्टी में नेक लोग भी हैं, हर पार्टी में ऑनेस्ट लोग भी हैं, हर पार्टी में बददियानत लोग भी हैं। तो कोई और इसी तरह एस्टेब्लिशमेंट में भी अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं। हर जगह। और दूसरी आखिरी बार मैं ये कहता हूँ कि इस मुल्क की तबाही ने, चाहे वो हमारी जुडिशरी है, चाहे वो इस्टेब्लिशमेंट है, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, हम तमाम ने इस मुल्क को इस सूरत हाल तक पहुँचाने में अपना पूरा किरदार अदा किया है। बहुत शुक्रिया जी। चौधरी मोहम्मद सरवर साहब हमारे साथ मौजूद है। सर आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपको हालात हादरा से यूँ ही आगाह रखेंगे। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।